प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ जी से, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे श्री ओम प्रकाश जी धनखड़। अब मैं निवेदन करूंगा, आपने यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता बुलाए हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री और श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो पुष्प गुच्छ देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का गुरुग्राम जिला के तीनों विधायक, सुधीर सिंगला जी विधायक गुरुग्राम, संजय सिंह जी विधायक सोना, सत्य प्रकाश जरावता जी विधायक पटौदी, ये जो मैं नाम बोलता हूं व्यवस्था बढ़ाकर रखें, थोड़ा जल्दी आओ। इसके बाद 500 जिला के जिला अध्यक्ष वो आगे लाइन में आ जाएंगे। जिस क्रम से मैंने पहले बोला था उसी क्रम में अब जिला अध्यक्ष आ जाएंगे। 500 लाइन में रहे ताकि समय बच जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा, 500 जिलों के जिला अध्यक्ष गुरुग्राम से गार्गी कक्कड़ जी, हुकम चंद जी रेवाड़ी, गोपीचंद शर्मा जी फरीदाबाद से, चरण सिंह जी पलवल, नरेंद्र पटेल जी नूह, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। 500 जिलों के प्रभारी दीपक मंगला जी, संदीप जोशी जी, सत्य प्रकाश जरावता जी, दिनेश गिलोड़ जी, समय सिंह भाटी जी। मैं 500 जिलों के प्रभारी से निवेदन करूंगा, हमारे प्रदेश के प्रदेश प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान विनोद तावड़े जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, फरीदाबाद के विधायक मूलचंद शर्मा जी, सीमा तिरखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी विधायक, राजेश नागर जी विधायक, श्री भूपेंद्र जी यादव जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, फरीदाबाद जिला के विधायकों से निवेदन है कि वो भूपेंद्र यादव जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। अब मैं पलवल जिला के विधायकों से निवेदन आगे आ जाए, दीपक मंगला जी, जगदीश नैयर जी, प्रवीण डागर जी, तीनों विधायक पलवल जिला से हैं। मैं निवेदन करूंगा, राव इंद्रजीत जी का केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आए और पुष्प गुच्छ देकर। रेवाड़ी जिला के विधायक आगे आ जाएंगे, डॉक्टर बनवारी लाल जी मंच पर हैं, लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मण यादव जी आए, श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। हमारे मेयर गुरुग्राम की बहन मधु आजाद जी, पूनम बालाजी पूर्व मेयर फरीदाबाद, श्रीमती पूनम यादव जी चेयरपर्सन नगर परिषद रेवाड़ी। मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर सुधा यादव जी जो पूर्व सांसद हैं उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। कमल यादव जी जिला प्रभारी, हरविंदर कोहली जी, नवीन गोयल जी और महेश चौहान जी से निवेदन करूंगा, वो डॉक्टर बनवारी लाल जी का, हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। जीएल शर्मा जी, वेदपाल एडवोकेट जी, पवन सैनी जी,
रविंद्र राजू जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। मूलचंद शर्मा जी का स्वागत जीएल शर्मा जी, वेदपाल एडवोकेट जी, पवन सैनी जी। मूलचंद शर्मा जी का बड़ी माला से जो स्वागत करना है, जो 15 मंडल अध्यक्ष गुरुग्राम जिला के हैं वो माला लेकर आएंगे। और पवन सैनी जी, वेदपाल जी, जीएल शर्मा जी, गार्गी कक्कड़ जी, नवीन गोयल जी, कमल यादव जी, कपिल दुआ जी, रश्मि क्षेत्रपाल जी, महेश यादव जी और मनीष गढ़ौली जी व्यवस्था में साथ में रहेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो गुरुग्राम के अंदर प्रदेश कार्यालय का आज उद्घाटन है, तो प्रदेश कार्यालय का यहीं से रिमोट के द्वारा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से, वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बुढ़ौली साहब एक बार शंख वादन कर दूं जी का शब्दों के द्वारा अभी स्वागत करेंगे ओम प्रकाश जी धनखड़। भारत माता की जयकारा जितनी जोर से आना चाहिए उतना नहीं आया अभी। एक बार पूरा जोर से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। ये सोनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला के मोती हैं। नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है, पूजा होती जाती है। सबसे पहले मैं आप सब कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी अभी 4 राज्यों में शानदार विजय का परचम फहराकर हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए पधारे हैं, मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको आखिरी व्यक्ति जो है इस हरियाणा में उसकी चिंता है, उसकी आमदनी बढ़ाने की चिंता है,
इस काम को लेकर जो अहिर्निशम सेवा महे के मंत्र के साथ काम करते हैं, ऐसे में मनोहर लाल जी का भी यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस मौके पर हमारे बीच में पूरे देश की हवा पानी की चिंता करने वाले, पर्यावरण के मंत्री, मजदूरों की चिंता करने वाले लेबर मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर हमारे मध्य हमारे प्रभारी, जिनका लगातार हमको मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे आदरणीय विनोद तावड़े जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मौके पर हमारे मध्य में राव इंद्रजीत सिंह जी, मंत्री स्वतंत्र व्यवहार, उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यालय स्थित है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ कृष्णपाल जी गुर्जर जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, वहां के कार्यकर्ता भी यहाँ पधारे हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे बीच में बनवारी लाल जी, मूलचंद जी, हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, बहन सुधा यादव, सुनीता दुग्गल जी, अन्य सब पार्टी के अधिकारी और पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, सबका स्वागत है, सबका वंदन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। मैं कहता हूं कि कोई अगर मेरे से ये सवाल करे क्या मैंने ईश्वर को देखा है, तो मैं कहता हूं मैंने अपने कार्यकर्ताओं में ईश्वर को देखा है, परमात्मा को देखा है। जनता में ईश्वर के विराट रूप को देखा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का दुर्लभ कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़कर काम करता है, आज उसके लिए उत्सव है, ये पर्व है, ये आनंद का मौका है कि उसके एक मुख्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है, उसमें सब बड़े आनंद के साथ इसमें सहभागी हो रहे हैं। हम सब की खुशी का ठिकाना, मुझे याद है वो समय जब पार्टी के कार्यालय एक एक कोठड़ी में चलते थे। वहीं डॉक्टर मंगल सिंह जी के नाम पर एक भिवानी स्टैंड पर छोटा सा कमरा होता था, भिन्न भिन्न जिलों में भी छोटे छोटे कमरे होते थे। वहां से ये तपस्या शुरू हुई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तपोभूमि होता है। वहां अनेक लोग संगठन के लिए अपना जीवन लगा के तपस्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय संस्कार भूमि होता है, जहां अनेक कार्यकर्ताओं को जीवन दृष्टि दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं कि राष्ट्र के लिए कैसे काम करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय प्रशिक्षण का केंद्र होता है, जहां अनेक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग मिलती है कि जीवन के रास्ते पर कैसे अपने कौशल को निखारते हुए और गुणों को निखारते हुए आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय निर्णय की भूमि है, जहां बैठकर फैसले लेते हैं कि कैसे देश के हित में हमको लगातार काम करना है। इस प्रकार के कठोर से कठोर और देश के लिए किसी भी प्रकार के फैसलों की अगर आवश्यकता होती है, कभी कश्मीर मार्च आपको याद होगा, नड्डा जी जब मुरली मनोहर जोशी जी के साथ गए थे, या देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में जिसमें हिस्से में देश को जरूरत होती है, वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है। ऐसे सब निर्णय हमारे कार्यालयों में लिए जाते हैं। हमारे कार्यालय हमारी कर्म भूमि है, क्योंकि ये कर्म लोक है। वहां किस प्रकार से गतिविधि को इवेंट की जाए, इसके निर्णय भी हमारे कार्यालयों में होते हैं। इसलिए हमारा कार्यालय कोई ऑफिस नहीं है, ये चलता है तो परिवार की अवधारणा पर चलता है, तपस्या की अवधारणा पे चलता है, संस्कार की अवधारणा पे चलता है। सिर्फ प्रशिक्षण और शिक्षण हम केवल पढ़ो नहीं करते, अपने आप को रोजाना इंप्रूव करते हैं। हम इस मंत्र से चलते हैं, गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इस मौके पर आज हमने 4000 स्थानों पर बाबा साहब की जयंती मनाई है। हरियाणा में हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा ने 1 लाख नई सदस्यता के संकल्प के साथ मनाई है, और इस प्रकार से मनाई है कि बाबा साहब जो आपका सपना था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, उस समान नागरिक संहिता के दिवस के रूप में आज की जयंती हमने मनाई है। हमने कहा है बाबा साहब कुछ बातें आप संविधान में लिखना नहीं चाहते थे, लिख दी गई। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत लिख दी गई उनको मिटाने का काम किया है। संविधान में धारा 370 बाबा साहब अंबेडकर लिखना नहीं चाहते थे। जिस दिन लिखी गई पढ़ी गई, बाबा साहब संविधान सभा में नहीं आए थे। बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखा था कि शेख अब्दुल्ला जी, आप चाहते हो कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, आप चाहते हो कि भारत वहां सड़क बनाए, आप चाहते हो कि वहां भारत अन्न दे, आप चाहते हो कि भारत के समान
आपके नागरिकों को सुविधा मिले, लेकिन भारत का कानून वहां लागू नहीं हो। देश के कानून मंत्री के नाते भीमराव अंबेडकर इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं बधाई देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, यहाँ बैठे हुए नेतृत्व को, कि धारा 370 जो बाबा साहब लिखना नहीं चाहते थे, वो बीजेपी ने संविधान से हटाई है। बाबा साहब भी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो प्रखर राष्ट्रवादी थे। बाबा साहब एक बात लिखना चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता हो। अब वो वक्त आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी ने कहा है कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने पर विचार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बाबा साहब की जो एक इबारत लिखी जानी चाहिए थी देश में समान नागरिक संहिता की, उसी को समर्पित होकर आज हमने उनकी जयंती मनाई है। और आज हम बाबा साहब ये संकल्प करते हैं, बाबा तेरा सपना अधूरा वर्तमान भारत करेगा पूरा। जो नेतृत्व मेरे सामने बैठा है वो उस सपने को पूरा करके दिखाएगा। मैं बाबा साहब को अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये अमृत महोत्सव का वर्ष है और हरियाणा ऐसी भूमि है जहां आजादी की प्रथम लड़ाई हमने बड़े जोर शोर से लड़ी थी। हजारों लोग हमारे बलिदान हो गए थे। राव इंद्रजीत जी यहाँ पर हैं, तुलाराम जी नसीबपुर में लड़े थे, नाहर सिंह बल्लभगढ़ में लड़े थे, हरिराव या गुड़गांव में लड़ाई लड़ी गई, मेवात में लड़ी गई, मेवात के साथी यहाँ हाजिर हैं, फरतनगर में लड़ी गई, झज्जर में लड़ी गई, झांसी में लड़ी गई, हिसार में लड़ी गई, अंबाला से क्रांति शुरू हुई। ये क्रांति की भूमि है। या रक्त रक्त में किसी न किसी शहीद का खून है, कण कण में की भूमि में। ऐसे अमृत महोत्सव में इस मौके पर आप कार्यालय का उद्घाटन करने पधारे हैं। हम वो सैनिक हैं जो आजाद हिंद फौज में थे, 2715 हमारे लोग, और उसमें से 340 लोग बलिदान हो गए थे, 450 लोग लापता हो गए थे। हम उन लिस्टों में हैं आजाद हिंद फौज के जो सुभाष के साथ लड़े, और 26,000 लोग जो बलिदान हो गए थे। हम उन लोगों में हैं जो आजादी की लड़ाई के लिए यहाँ ऐसे ऐसे लोगों ने कष्ट सहे हैं, किसी को तोप से उड़ा गया, पीरदास बैरागी को। लिबासपुर के उदनी राम को पेड़ पर कीले मार दी गई। फांसी के फकीर चंद जैन को उनके घर के सामने हुक्मचंद जैन को फांसी दे दी गई। यहाँ कोलडी से रगड़ा गया, कहीं हांसी में, कहीं सोनीपत में। उन सब वीरों को नमन करते हुए, ज्ञात वीरों को, अज्ञात वीरों को, जो 3,27,000 लोग शहीद हुए, देश में 13,500 लोगों को कोर्ट से फांसी दी गई, और उसमें से 850 वीर हरियाणा के थे। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी गांव गांव में नमन किया है सुभाष को, गांव गांव में नमन किया है चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। उनके गांव से मिट्टी लाकर, उनकी श्रद्धांजलि की सभा से मिट्टी लाकर हरियाणा के इन कार्यकर्ताओं ने उस चित्र को जीवंत किया है अमृत महोत्सव में। मैं इन कार्यकर्ताओं को वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए, सारी टीम का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, आज का जो ये कार्यालय उद्घाटन का उत्सव है, पर्व है, हमारे लिए आनंद का पर्व है, इन्हीं शब्दों में फिर से आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने संगठन महामंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश में बहुत कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, और अब 7 वर्षों से हरियाणा प्रदेश की जनता की जो सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह आए, हम सबको संबोधित करें। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी। भारत माता की। इतना उत्साह का कार्यक्रम हो और आवाज में दम ना हो, अच्छा नहीं है। भारत माता के। केंद्रीय कार्यालय बहुत नजदीक है दिल्ली में, वहां तक तो आवाज पहुंचाओ। भारत माता के। भारत माता के। धन्यवाद। आज अति पवित्र दिन है, 14 अप्रैल। कई प्रकार का महत्व इस दिन का है। इस पवित्र दिन पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा वो स्वयं पधारे हैं हम लोगों को संदेश देने के लिए। मैं सर्वप्रथम
हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में केंद्र सरकार के तीन मंत्री हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी यादव जो अपने पर्यावरण और वन मंत्री केंद्र सरकार हैं, साथ में राव इंद्रजीत जी केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल जी गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री, और साथ ही हमको स्नेह मिल रहा है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी का भी। वो भी एक प्रकार के हमारे प्रभारी हैं, तो भी केंद्रीय नेता इस नाते से समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज उपस्थित श्री मूलचंद जी शर्मा, बनवारी लाल जी जो हमारे प्रदेश के मंत्री, डॉक्टर सुधा यादव, श्री रविंद्र राजू जी वर्तमान संगठन मंत्री, और साथ में मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री श्री सुरेश भट्ट जी का भी। वर्तमान में उत्तराखंड में क्या महामंत्री, उत्तराखंड में प्रदेश के महामंत्री आप बने हैं, और अभी इस चुनाव में पूरी बागडोर चुनाव की एक प्रकार से आपके हाथ में रही, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनी। इसके लिए मैं सुरेश भट्ट जी को बधाई भी देता हूं। 5 जिलों के अपने सब कार्यकर्ता, पार्टी के अध्यक्ष, हमारे सभी विधायक, अन्य सभी स्थानीय जो हमारी संस्थाएं हैं उनके जनप्रतिनिधिगण, सभी विभिन्न मोर्चों के विभिन्न स्तर के पदाधिकारीगण, मंडल स्तर के अथवा अन्य स्तर के सभी 5 जिलों के कार्यकर्ता बंधुओं, आज ये सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी का पंचकुला जिले का ये कार्यालय, अब कहेंगे जिला कार्यालय, लेकिन हमने तय तो ये किया है कि आसपास के जो जिले हैं, जहां 5 जिले आज यहाँ आए हुए हैं, मुख्य रूप से यहाँ सबसे बड़ा ये कार्यालय इन जिलों का होगा। एक प्रकार से संगठनात्मक तौर पर ये हमारा एक क्षेत्रीय कार्यालय भी बनेगा, ताकि हम अपनी बैठ के यहाँ सब कर सकें। आज का दिन, कल बैसाखी होकर के उस त्योहार पर भी हम लोगों ने प्रसन्नता मनाई। 14 अप्रैल दक्षिण भारत का एक प्रकार का ये नव वर्ष भी कहलाता है। पोंगल का त्योहार वहां चला है। ये जिला नगर ऐसा है गुरुग्राम, जहां पूरे देश भर के प्रांतों के लोग रहते हैं। तो मैं ऐसे नव वर्ष के नाते से भी दक्षिण भारत के अपने जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी हम याद करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यालय में जो इसका एक सभा कक्ष, विशाल कक्ष बना है, उसका नाम भी हमने डॉक्टर अम्बेडकर सभागार रखा है। उनको भी आज के दिन हमने इस रूप में श्रद्धांजलि दी है। भाइयों बहनों, ये जो सफर अपना पार्टी का हरियाणा का, वैसे तो 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपने कार्यकाल से, यानी जब मैं संगठन मंत्री था 1994 में, विपक्ष में हम लोग थे, उस समय की अगर मैं याद करता हूं तो एक घटना मैं जरूर आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। उस समय हमारे पास कोई अपना कार्यालय नहीं था प्रदेश में। कहीं कहीं किराए के कार्यालय जरूर थे, इक्का दुक्का जगह पर थे, बाकी तो सब अपने कार्यकर्ताओं के घरों से ये अपनी पार्टी चलती थी। लेकिन पार्टी की वो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। संगठन मंत्री बनते ही मैंने अपने प्रदेश के जो कार्यालय प्रमुख गुलशन भाटिया जी शायद यहाँ आए होंगे, उनको मैंने कहा कि अपनी पार्टी की स्थिति क्या है बताओ, तुझे पार्टी चलानी है तो कैसे चलानी है। उन्होंने मुझे कहा कि ध्यान करो क्या हुआ, पंखा गिरा कोई? अच्छा बैठिए बैठिए। तो उनको मैंने कहा कि पार्टी की अपनी स्थिति करने लगे कि बैंक में लगभग 28-30 हज़ार रुपये हमारा इसमें बैलेंस है।
कितने महीने काम चलेगा? करने के लगभग 2 महीने काम चलेगा। मैंने कहा चलिए 2 महीने बाद जो होगा देखेंगे। नहीं, एक बात और भी है साथ में, क्या है कि बैंक से हमने कर्ज भी उठाया हुआ है, 1,60,000 रुपये का कर्जा भी हमारे ऊपर है। बड़ा हैरान हुआ मैं कि हमारी पार्टी कर्जे में चल रही है, इस पार्टी को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। श्रीमती सुषमा जी उस समय प्रभारी होती थी, तो सुषमा जी को मैं जा करके मैंने कहा कि आपने मुझे प्रदेश कर्जे में दिया है, इस प्रकार से कैसे काम चलेगा? कहने लगे केंद्र में भी कोई पैसा नहीं है जो आपको हम दे दें। मैंने कहा कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने तरकीब सुझाई कि कार्यकर्ता हमारा अगर जुट जाएगा तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। और कार्यकर्ता को जुटने के लिए इतना काम कर सकती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी का 2 दिन का समय आपको मैं देके दे सकती हूँ। आप इनके 4-5 कार्यक्रम कराइए, थैली भेंट के कार्यक्रम होंगे और उसमें से 15% प्रदेश को हिस्सा मिल जाएगा। उसका योजना बनी, 4 उनके कार्यक्रम कराए गए और हमको लगभग प्रदेश में 15% के नाम से 3 लाख रुपया मिला। और वो 1,60,000 रुपया बैंक में जाकर के उतार करके और मैं पार्टी को उस दिशा में लेकर के आए कि कर्जे में पार्टी नहीं करानी, हमारे जो साधन है उसी में चलाएंगे। आज प्रभु कृपा, कार्यकर्ताओं के बल पर हम कभी साझी सरकार में आए, कभी फिर विपक्ष में रहे और पिछले 8 साल से 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की अपनी शुद्ध सरकार हरियाणा में चल रही है और ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चल रही है। भाइयों बहनों, इन कार्यकर्ताओं ने योगदान करके जगह जगह पर उत्साह से पूरा मन खोल के योगदान किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। आज स्थिति हमारी ये बनी है कि पूरे प्रदेश में आज पार्टी उस नाते से एक अच्छे स्थान पर पहुंची है। अगर हम कार्यालय के नाते से ही इसका विचार करें तो आज हमारे 22 जिलों में से ये आज 9वां जिला है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। 9वां जिला आज उद्घाटन हो रहा है 22 में से। 2 जिले ऐसे पंचकुला और अंबाला इसी महीने में वो तैयार है एकदम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर कहेंगे कि और समय हमको दें ताकि पंचकुला जैसा बड़ा जो कार्यालय है उसका भी उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा हो। और 8 कार्यालय ऐसे जो इस समय निर्माण चल रहा है, सिर्फ 3 ऐसे हैं, पानीपत, सिरसा और झज्जर, प्लॉट उनका भी ले लिया गया है, उसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। 22 के 22 जिलों में हमारा कार्यालय बनेगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब कार्यालयों का नाम उसमें कहीं ना कहीं कमल शब्द जरूर आ जाए। सबसे जरूरी है कि कोई कमल शब्द आ जाए, आधा नाम कमल में आधा किसी और में। इस कार्यालय का नाम अभी शायद चर्चा हुई होगी, हाँ, इसका नाम गुरु कमल, गुरुग्राम से गुरु कमल, गुरुग्राम का कार्यालय, इस प्रकार से इस कार्यालय का नाम रखा गया है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि कार्यकर्ता जब अपने इरादे पर आ जाता है तो कोई भी चीज छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, उसको प्राप्त करता है। तो मैं आज इस अवसर पर हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा अपने आप में। आज बाबा साहब जी का दिन है। बाबा साहब जी अपने समय में किस प्रकार के एक वैज्ञानिक ढंग से समाज का विश्लेषण करने वाले समाजशास्त्री थे। संविधान का निर्माता तो वो कहलाते ही हैं, लेकिन साथ में वो समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, इसको दूर करने के विज्ञान उन्होंने पूरे अपने, आज हम साहित्य पढ़ते तो हमको ध्यान में आता है, वो जाति पाति में भी विश्वास नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि समाज का जो गरीब वर्ग है उसको कैसे उठाया जाए। अगर हम विश्लेषण करें तो बहुत से ऐसे समाज के अंदर महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस विषय में काम किया है। अगर अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी के संस्थापकों में से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, वो भी इसी मत के थे, जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति उसको हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे समाज सुखी नहीं हो सकता। उन्होंने हमें अंत्योदय दर्शन नाम से एक विचारधारा दी, अंतिम का उदय करो। और भारतीय जनता पार्टी की सब सरकारें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कितनी ही योजनाएं बनाई हैं, सब नीचे तक पहुंची हैं। और मैं समझता हूं कि अपने 4 प्रदेशों में इस समय जीत हुई है, उसमें जो लाभार्थी, गरीब लाभार्थी है, घर में चूल्हा नहीं था, उसको गैस का सिलेंडर चूल्हा वो दिलवाया, हर घर में पानी पहुंचाया, हमने लोगों की सहायता के लिए, रोजगार के लिए जो सहायता संभव वो पहुंचाई। कितने ही ऐसे काम
हमारी हेल्थ की यानी स्वास्थ्य की चिंता उन्होंने की कि आयुष्मान भारत इसके अंदर करोड़ों परिवारों को लाभ इसका दिलाया। ये सब लाभ हमको मिले हैं। आज हमारी सब सरकारें जो बनी हैं, जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के आधार पर जिन्होंने एक वातावरण बनाया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं हरियाणा की बात इतनी कह करके अपने विषय को समाप्त करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो उन्होंने भी फिर जल्दी निकलना होगा। हमने हरियाणा में जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां से शुरू किया है। सामान्यतः राजनीतिक लोग कहते हैं कि हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम आखिरी व्यक्ति से शुरू करेंगे। आखिरी व्यक्ति, उसकी चिंता करना हमारा काम है। उसके परिवार में सुख समृद्धि कैसे आए, बच्चों की शिक्षा कैसे हो, स्वास्थ्य खराब हुआ, उनकी बीमारी के कारण से इलाज, आयुष्मान भारत का लाभ उनको कैसे मिले, उनके नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, कोई भी समस्या उनकी है, सबसे पहले उनको हल करना। तो उसके लिए बड़ी योजनाएं बनाई है। उन योजनाओं का समय समय पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाती है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय कम है उनके लिए उनके बच्चों की शिक्षा हमने तो यहां तक कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में तो फ्री होगी होगी, लेकिन एक कंपटीशन के आधार पर अगर प्राइवेट स्कूल भी उनके बच्चों को अपने एडमिशन देते हैं, उसकी फीस भी सरकार देगी। ये हमने नया निर्णय किया है। ये जो 134A की बात चलती है, उससे भी आगे बढ़कर के हमने किया है। राइट टू एजुकेशन में 25% तो बच्चों को दाखिला मिलेगा ही पहली कक्षा में। ऊपर की कक्षाओं में अगर उनके बच्चों को एडमिशन देता है तो सरकार द्वारा नियत की गई फीस ये उन सरकारी स्कूलों को मुहैया कराई जाएगी। इसी प्रकार से उन परिवारों में जिनके अभी पीले कार्ड नहीं है, उनके सबके बीपीएल के कार्ड ये सबके बनाए जाएंगे, घर में पहुंचाए जाएंगे, किसी को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हो गए उनकी सबकी ऑटोमेटिक अब पेंशन बनेगी, किसी को अप्लाई करने का, आवेदन करने का, कार्यालय चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ना दरखास्त होगी, ना दस्तावेज होगा, वो सब ऑटोमेटिकली परिवार पहचान पत्र में से बनेंगे। रोजगार के नाते हम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के नाते मेले लगा रहे हैं। उन मेलों में रोजगारों को ये सहायता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का भाव ये है कि अगर समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज में कमजोर वर्ग, वो अगर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो हम इस समाज को स्वाभिमान के तौर पर आगे बढ़ाएंगे, समाज हमारे साथ जुड़ेगा। आजकल एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने एक उल्टी पॉलिसी चलाई है। मोदी जी ने पॉलिसी चलाई स्टैंड अप पॉलिसी, यानी रोजगार प्राप्त उनको दिला करके उनको कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। लेकिन वो हमारे एक नेता ऐसे हुए हैं, उन्होंने सिट डाउन पॉलिसी बना दी है कि घर बैठे रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये मुफ्त दूंगा, ये मुफ्त दूंगा, ये मुफ्त दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी ये समाज में पैदा हो रही है। इसको कैसे हमको ठीक करना है, कैसे जन जागरण करना, जनता को समझाना है कि फ्री बांट करके चला नहीं पाएंगे। दिल्ली अलग बात थी, पंजाब में हालत खराब हुई है। पंजाब जो है अब कर्ज में डूबा पड़ा है। ये फ्री की राजनीति करने वाला व्यक्ति पहले दिन घोषणा करते हैं हम फ्री देंगे, अगले दिन कटोरा लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं कि हमको 50,000 करोड़ रुपया दे दो ताकि हम पंजाब को चला सकें। ये डबल गेम नहीं चलेगा कि धोखा दो, राजनीति करो, मुफ्त देंगे और फिर बाद में पहुंच जाओ प्रधानमंत्री के पास। अरे भाई आपका दम है तो फिर फ्री बांटो, दम नहीं है तो काहे को शेखी बघारते हो। तो इस नाते से ये विषय मैं इसलिए रख रहा हूं कि आपके सामने समय समय पर ये विषय आएगा। इसको मुकाबला करने के लिए हमको अपने सिद्धांत के आधार पर एक स्वाभिमान जागृत करने के लिए जनता को जागृत करना पड़ेगा ताकि इस बीमारी को यहाँ छुआने ना दे हम। इस नाते से आज के इस अवसर पर मैं पुनः इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को अपना ये कार्यालय का उद्घाटन इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी का। अब मैं निवेदन करूंगा वेदपाल जी, प्रदेश महामंत्री, अपने पूर्व में संगठन महामंत्री रहे सुरेश भट्ट जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। पवन सैनी जी और वेदपाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने
प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को से और प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से ये और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का एक मूवमेंटो, ये मां शीतला की पावन भूमि है और एक मूवमेंटो देकर स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, बहन सुधा यादव जी, पूर्व सांसद, वर्तमान में सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे पूर्व में संगठन मंत्री रहे सुरेश भट्ट जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंत्री हरियाणा सरकार, मूलचंद शर्मा जी जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, रविंद्र राजू जी, मोहनलाल बड़ोली जी जो महामंत्री हैं, वेदपाल जी, पवन सैनी जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज हर्षोल्लास के साथ त्योहार के रूप में मनाते हुए अपने प्रादेशिक कार्यालय गुरु कमल के उद्घाटन में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज गुरुग्राम गुरु भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये गुरु द्रोण की नगरी जिसे मैं नमन भी करता हूं और साथ ही साथ अभी जिनकी मुझे मूर्ति दी गई शीतला माता को का प्रसिद्ध मंदिर, वैसे ही प्राचीन शनि मंदिर और हनुमान मंदिर जो यहाँ विराजमान है, इन सभी को मैं नमन करते हुए गुरु की भूमि, गुरु द्रोण की भूमि पर आने पर आप सब लोगों ने जो अभिनंदन और स्वागत किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और प्रदेश कार्यालय के खुलने के शुभ अवसर पर आपको बधाई भी देता हूं, आपको साधुवाद भी देता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन दो घटनाएं घटी। एक तो बैसाखी है और जब हम बैसाखी को याद करते हैं तो सिख पंथ के जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो इसको सर्जना दिवस के रूप में मनाया और सिख पंथ को सजाते हुए इसके नए आयाम स्थापित किए, वो बैसाखी के दिन भी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको इसके लिए बधाई देता हूं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, उनकी 131वीं जन्म शताब्दी है, जन्म शताब्दी 121वीं जन्म जयंती। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आज जो ये खूबसूरत भारत का हम प्रजातांत्रिक देश की व्यवस्था देख रहे हैं, इस प्रजातंत्र की व्यवस्था की नींव भारत के संविधान में समाहित है और भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना आज बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मित्रों,
बहुत कम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही ज्ञानी और स्कॉलर जिसको कहते हैं, पढ़ाई में रुचि, वो सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे, उन्होंने अर्थ की दुनिया में, उन्होंने सामाजिक दुनिया में, उन्होंने राजनीतिक दुनिया में देश को एक दिशा दी। और इस संविधान के माध्यम से जो आज ये 130 और 40 करोड़ का देश है, इसको समाहित करते हुए नियम के साथ संविधान को मानते हुए चलने का प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबको दी है। अगर हरित क्रांति आई तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के लिए भी प्रेरित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब किसी भी समाज को आंकना हो, नापना हो, तो उसका मापदंड एक ही बात को तय करेगा कि उस समाज में महिला की सशक्तिकरण की स्थिति क्या है। अगर महिला सशक्त है तो समाज सशक्त है, अगर महिला सशक्त है तो बाल सशक्त है, अगर महिला सशक्त है तो समाज अग्रसर है, अगर महिला सशक्त नहीं है तो समाज निर्बल है, कमजोर है। यही बात तय करने की। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह पक्ष कितने पहले उन्होंने अपने वाक्यों में कहा। वो प्रखर राष्ट्रवाद थे, राष्ट्रवादी थे। आज हम लोगों ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 47-48 में शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे जम्मू कश्मीर के लिए मैं सड़कें बनाऊं, तुम्हारे जम्मू कश्मीर को उसके बॉर्डर सुरक्षित करने का काम हम करें, तुम्हारे को भोजन रोटी की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार काम करे और भारत सरकार की सीमाओं के तहत तुम स्वाधीन रहो। ये संभव नहीं है, तुमको भारत का अभिन्न अंग होना होगा। मेरे लॉ मिनिस्टर होते हुए यह काम कभी नहीं होगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही। यह अलग बात है कि नेहरू जी ने अंबेडकर से छुट्टी पाई और तो और जब वो मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा किया। आज भीमराव अंबेडकर की गुणगान गाते हैं। उस समय यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको राजनीतिक दृष्टि से प्रताड़ना करने का काम किया। और ये धारा 370 जब वो लॉ मिनिस्टर नहीं रहे तब ये स्थापित हुआ और इसको हटाने का काम किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए जब हम इस बातों को याद करते हैं तो भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद का पक्ष भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मोदी जी फिर चाहे वो महिला सशक्तिकरण का विषय हो, बाल सशक्तिकरण का विषय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसकी शुरुआत और बीज हरियाणा में रखा गया, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किया है। इस बात को भी मैं आपसे बताना चाहता हूं। उज्ज्वला योजना में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उजाला योजना में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, सौभाग्य योजनाओं में बच्चों का महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और प्रधानमंत्री वंदना योजना भी महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उपकरण बना। उसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना यह भी हमको ताकत देने का काम करती रही है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। हम जब इन सारी बातों को आपके सामने रख रहे हैं तो आज मैं बहुत से विकास की योजनाओं की चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कार्यालय की चर्चा करूंगा, गुरु कमल। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा शाखा ने एक अच्छे तरीके से इस काम को बढ़ाने का प्रयास किया है और इस काम को बढ़ाने के लिए उन्होंने भव्य कार्यालय बनाया है।
और उसका नाम भी गुरु कमल दिया है। इस नामकरण के साथ इस कार्यालय को जो आपके सामने स्थापित है, उसके लिए मैं मनोहर जी को और ओम प्रकाश धनखड़ जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक भव्य प्रदेश का कार्यालय यहां पर बना है। मित्रों, जब मैं युवा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था तो उस समय मैं बार बार बोलता था कि संगठन को चलाने के लिए 5 क की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कार्यकर्ता, दूसरा कार्यक्रम, तीसरा काम करने के लिए कार्यकारिणी, चौथा कार्यकर्ता और उसके साथ साथ कार्यविधि। आज ये कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मैं आपको जब बधाई देता हूं तो साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह कार्यालय आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक पृष्ठभूमि में मजबूती प्रदान करेगा, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करता हूं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, हम इसको कार्यालय कहते हैं, हम इसको बीजेपी ऑफिस नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ऑफिस 10 से 5 चलता है और कार्यालय कभी बंद नहीं होता है। उल्टे शाम 5 बजे के बाद इनफॉर्मल तरीके से रचनात्मक कार्यक्रमों का एक रचना होती है, यह हमको समझना चाहिए। कार्यालय एक संस्कार केंद्र है, यह संस्कार देता है। हमारी यहां के नेताओं के साथ मुलाकात होती है, यहां हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, यहां हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं, यहां कार्यक्रम की रचना होती है, उसके लिए रिसर्च की टीम की आवश्यकता होती है। मुझे खुशी है, मैं इस कार्यालय को घूम करके आया हूं। यहां कॉन्फ्रेंस हॉल, यहां ई लाइब्रेरी, यहां पर इंटरैक्शन के लिए सोशल मीडिया का सेक्शन, यहां आईटी सेक्शन, यानी यह कार्यालय सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी अगले 25-30 साल की योजना बना करके काम को आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, यह कार्यालय योजना की तैयारी और योजना बनाने का स्थान होगा। यह कार्यालय अध्ययन करते हुए, रिसर्च करते हुए किस तरीके से विकास कर सके, इसका योजन होगा और ये संगठनात्मक विस्तार के लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का माध्यम बनेगा यह कार्यालय। इसलिए इस कार्यालय को मैं संस्कार केंद्र भी बोलता हूं, यह संस्कार केंद्र के रूप में बनेगा। मित्रों, आप अगर खुशी लेना चाहते हो तो मैं हमेशा कहता हूं, अंधकार को याद करो तो उजाला का महत्व समझ में आएगा। बुरे दिन को याद करो तो अच्छे दिन हमेशा अच्छे लगेंगे। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इतना भव्य कार्यालय आज भारतीय जनता पार्टी के नाम पर खड़ा है। याद करो, जब 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई होंगी और जब उनको कार्यालय के नाम पर एक छोटा सा कमरा मिलता होगा और उस कमरे की भी किराए देने की ताकत पार्टी की नहीं होगी और मकान मालिक तकादा करता होगा और उस समय वो कार्यालय संभाले या कार्यक्रम संभाले या अगली या लड़ाई लड़े, जिन लोगों ने उन हालात में काम किया उन्होंने हमारे लिए कितना सुविधाजनक रास्ता प्रशस्त किया है, इसको याद करना चाहिए और इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको पूंजी समझकर, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे 3-3, 4-4 पीढ़ियां जिन्होंने खपा दी, जिनको ये नहीं मालूम था संगठन मंत्रियों को कि सुबह का नाश्ता किया है तो शाम का भोजन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को इस उत्कर्ष तक पहुंचाया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए व्यक्ति वही होता है, जिंदा समाज वही होता है और संस्था वही होती है जो अपने बुजुर्गों को याद रखे और अपने इतिहास को याद रखे और उस इतिहास को याद रखते हुए एक एक समय, एक एक मिनट उसका इस्तेमाल करते हुए अपने वैचारिक पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ चले। यही सच्ची श्रद्धांजलि अपने उन कार्यकर्ताओं को होगी जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में पार्टी को यहां तक लाने का काम किया है। मित्रों, मुझे खुशी है
भारतीय जनता पार्टी ने 512 जिला कार्यालय बनाने का तय किया है सारे देश में। और यहां रविंद्र राजू जी बैठे हैं, वो देश में कार्यालय का सारा काम भी देख रहे हैं आपके संगठन मंत्री के साथ साथ। आपको जानकर खुशी होगी कि 215 जिला कार्यालय बन चुके हैं और 163 कार्यालय कंस्ट्रक्शन में है और 480 कार्यालयों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, उसका भी काम शुरू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे खुशी है कि जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो ओम प्रकाश जी मेरे को बता रहे थे कि हम 3 प्रादेश कार्यालय बना रहे हैं, एक गुरु कमल में, गुरुग्राम में, एक रोहतक में और एक पंचकुला में। 3 प्रादेशिक कार्यालय बनेंगे और हर जिले में कार्यालय बनेगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके 8 जिला कार्यालय बन चुके हैं, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, नूंह, पलवल, भिवानी और रेवाड़ी, यहां आपके कार्यालय बन चुके हैं। गुरुग्राम का गुरु कमल आज समर्पित हो गया। 2 कार्यालय बहुत जल्दी इसी महीने में बन जाएंगे और शेष 8 कार्यालय आने वाले समय में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वह भी बनकर तैयार होंगे। यानी 6 महीने से 8 महीने के भीतर हरियाणा प्रदेश के हर जिले में भव्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसको भी हमको ध्यान देना चाहिए और इसके लिए मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ, ओम प्रकाश जी की टीम को बधाई देता हूँ, मनोहर लाल जी जो राजनेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मूलतः संगठक है और संगठन के प्रति समर्पित है, ऐसे मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मित्रों, हरियाणा ने पिछले 5-6 साल में बहुत प्रगति की, बहुत आगे बढ़ा और केंद्र सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे सौभाग्य मिला कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, राव इंद्रजीत जी यहां बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन्होंने मांगा था और आज मुझे खुशी है कि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत सरकार ने दे दिया है। कुछ हरियाणा के फॉरेस्ट के लैंड का झगड़ा है और मुझे बताया गया कि वो लगभग 1-2 हफ्ते में उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा और यहां पर भव्य ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तुरंत खड़ा किया जाएगा। यह भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल कैंसर सेंटर यह भी झज्जर हरियाणा में ही स्थापित है। ये देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, 710 बिस्तरों का कैंसर सेंटर और 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला। मुझे खुशी है कि इसका शिलान्यास करने का मौका मुझे मिला था बतौर स्वास्थ्य मंत्री। उस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी का इलाका था जहां मुझे जाने का मौका मिला। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे साथ थे और बाद में प्रधानमंत्री जी ने उसका वर्चुअल तरीके से श्री गणेश किया। आज झज्जर का कैंसर हॉस्पिटल ये देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, तो यह भी आपको हरियाणा में मिला। अगर मैं बात करूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिसकी नींव यहां रखी गई, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज से 5 साल पहले हमारा सेक्स रेशियो 1000 वर्सेस फीमेल 836 था, वो आज बढ़ करके 893 हो गया है, रीचिंग 900 हो गया है। यह इसका आंकड़ों के द्वारा परिवर्तन हम सबको दिखा है और मनोहर जी ने पूरी कोशिश करके इसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने जहां 11 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए प्रति साल देने का तय किया गया और इसकी संख्या है 11 करोड़ और इसमें 1,82,00,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और खुशी की बात यह है कि हरियाणा में 19,85,613 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया। और सबसे खुशी की बात है कि हरियाणा ने इस 6,000 साल पर 4,000 रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से टॉपिंग अप किया, 10,000 रुपए प्रति किसान हर साल देने का जो निश्चय किया है, इसके लिए मैं मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं, उनको इसके लिए साधुवाद देता हूं।
अगर हम किसानों की बात करें मित्रों, मैं बार बार इंटरव्यू में बोलता हूं, पत्रकार वाले हमारी बात को नोट कर लें। जो लोग किसान के नाम पर राजनीति करते रहे, जिन्होंने किसानों को बरगलाने का काम किया, जितना काम किसानों के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उतना किसी ने भी किसानों के लिए नहीं किया है। ये मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि ई नाम में 1,73,00,000 किसान जुड़े हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई। 1,73,00,000, 1,500 करोड़ रुपए का ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से डिजिटली 1,500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किसानों ने सिर्फ ई नाम के माध्यम से मंडियों से किया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। कभी सोचा था कि किसान को कभी पेंशन लगेगी? आज 22 रुपए महीना देने के बाद 60 साल की उम्र पर 3,000 प्रति माह आपको किसानों को मानधन मिलता है, पेंशन मिलती है। यह किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आपने कभी सोचा था कि सब्सिडी 140% मिलेगी खाद पर, यानी 2,400 की खाद की बोरी, डीएपी की बोरी मोदी जी आपको 1,200 रुपए में देंगे। यानी आप 2 बोरी, 1 बोरी देने जाओ, 2 बोरी देने जाओ तो 1 बोरी आपको मुफ्त में मोदी जी की तरफ से मिलेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। मुझे याद है पहले खाद लेने के लिए और फर्टिलाइजर लेने के लिए, यूरिया लेने के लिए लाठीचार्ज होता था, क्योंकि ब्लैक हो जाता था खाद, ब्लैक हो जाती थी यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया मोदी जी ने तरीका निकाला। अब न कोई ब्लैक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। किसानों को अच्छे दामों पर, ठीक दाम पर उसको आज यूरिया मिल रहा है। यह परिस्थिति आकर की खड़ी हुई है, इसको भी हमको याद रखना है। सारी योजनाओं की आप बात उठाइए, हरियाणा किसी में पीछे नहीं। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की, तो सारे देश में अगर 11 करोड़ इज्जत घर बने तो हरियाणा में 6,80,000 इज्जत घर बने। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं जब इज्जत घर की बात करता हूं तो आप लोग राजनीति में सोचते हैं हाँ शौचालय बन गया, शौचालय बन गया, हाँ बन गया। ऐसा नहीं है मित्रों, शायद आप लोगों ने गरीबी नहीं देखी है। आप याद करो कि यह देश अगर 11 करोड़ बहनों को शौचालय से वंचित रखता था तो 130 करोड़ के देश में 11 करोड़ ऐसे परिवार थे, और आप यहाँ 6,80,000 ऐसे परिवार थे जिनको अपने मानव ह्यूमन डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था और अपने दैनिक कार्यक्रमों के लिए खेतों में जाना पड़ता था। किस तरीके के आजाद भारत में हम थे। और मोदी जी ने 4 साल के अंदर 11 करोड़ शौचालय देकर के 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी, बच्चों को इज्जत दी, ह्यूमन डिग्निटी दिया और ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। इसको हमको समझना चाहिए। यह शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, यह इज्जत घर है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, राम मनोहर लोहिया ने संसद में कहा, 60 में कहा, 60 में क्या कहा, मुझे शर्म आती है जब शाम को मेरी जीप नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से गुजरती है तो बड़ी संख्या में मैं महिलाओं के झुंड देखता हूं, हाथ में लोटा लेकर के अपने दैनिक क्रम के लिए जा रही होती है। ये कैसा भारत है? ये उन्होंने 60 में कहा था। किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने सुन नहीं ली। ये नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 11 करोड़ बहनों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया। ये समझना चाहिए। ये उज्ज्वला योजना, ये गैस का कनेक्शन। मित्रों, मैं गांव से आता हूं, मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना मालूम है, लेकिन जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे कि महिलाएं सवेरे 5 बजे उठकर हाथ में दरात लेकर पेड़ों पर चढ़ करके लकड़ी काट करके ला करके सुबह चूल्हा जलाती थी। ये मेरे गांव की कहानी मैं सुना रहा हूं। सुबह 5 बजे ठक ठक की आवाज शुरू हो जाती थी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेड़ काट रहा होता था। आज मोदी जी ने सबको लकड़ी के चूल्हे से वंचित कर दिया। एक लकड़ी के चूल्हे में दिन भर जो औरत, जो महिला, जो हमारी बहन, हमारी माता घर का खाना बनाने के लिए
लकड़ी के चूल्हे से उठता हुआ धुआं 200 सिगरेट के धुएं के बराबर वो अपने फेफड़े में एक दिन में ले लेती थी यह स्थिति। और आज लगभग 10 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा और कनेक्शन दिया गया है। हमारी बहनें अब टक से लाइटर जलाती हैं और 5 मिनट में चाय पिलाती हैं, आधे घंटे में भोजन कराती हैं और पतिदेव से बोलती हैं बैठे क्यों हो, जाओ काम पे लगो, अब काम करो। ये महिला सशक्तिकरण हुआ। ये उज्ज्वला नहीं है कि 10 करोड़ दे दिया, ये दे दिया ना, दे दिया नहीं, भारत की तस्वीर और तकदीर और महिलाओं का सशक्तिकरण किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। यह है अंतर जिसको हमको समझना चाहिए। सौभाग्य योजना 2,62,00,000 लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई और उसमें 54,000 हरियाणा में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने बिजली पहुंचाई। आप सोचिए ना कि बिना बिजली के बच्चा कैसे पढ़ता होगा, बिना बिजली के बच्चा टेलीविजन कहां देखता होगा। आपने उसको मौलिक चीजों से वंचित रखा था। आज सौभाग्य योजना के तहत हमारे मनोहर लाल जी ने 54,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 1,76,00,000 मकान बने हैं और उस 1,76,00,000 में 1,65,000 मकान हरियाणा में बने हैं, पक्के मकान बने। और मोदी जी का सपना है और उसको मनोहर जी पूरा कर रहे हैं कि हरियाणा में कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के मकान के नीचे सोएगा। इस बात को भी हमको याद रखना है। और इसमें से समझो एक बात, ये आवास योजना कैसी है, अलग शौचालय होगा, अलग बेडरूम होगा, अलग टेरेस होगा, अलग रसोई घर होगा, रसोई घर में गैस का कनेक्शन होगा और घर का मालिक नहीं होगा, घर का मालिक मालकिन होगी। महिलाओं के नाम पर ही ये आवास योजना वैसे होगी। कितनी दूर की सोच समझ करके काम को आगे बढ़ाया है, इसको भी हमको समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इसका क्या अर्थ बनता है। मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत 1,80,000 जिसके साल की इनकम उससे कम है, उसको 6,000 रुपए का संवर्धन मिलने का मनोहर लाल जी ने तय किया है। और इसके लिए मैं मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं कि यह गरीबी को उन्मूलन करने में एक बहुत बड़ा काम करेगा और अंत्योदय को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को साकार करेगा। ये योजना, इसको भी हमको याद रखना है। मुझे खुशी है कि हरियाणा हर जल नल और हर जल हर घर हर नल, इस कार्यक्रम में हरियाणा ने अपना टारगेट 100% अचीव कर लिया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। इसके लिए भी मैं आपको उसी तरीके से ये खेल कूद की जगह है, इसलिए आपने अलायंस भी और उसको लेवल को बढ़ाया है, 250 से 400 आपने प्रतिदिन पहुंचाया है और खेल को आपने प्रोत्साहन दी है। यह भी बहुत अच्छी बात है। यहां शायद वो लाल डोरा होता था गुरुग्राम में, तो आपने लाल डोरा से भी मुक्ति दिला दी है और अब हरियाणा के गांव का रहने वाला 20 से 22,000 लोगों को अपनी जमीन का, अपने मकान का हक मिलेगा। इसके लिए भी मैं मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। एक आपने पोर्टल शुरू किया है हर समय, जिसमें ऑनलाइन क्राइम की कंप्लेंट्स लिखे जाएंगे, यानी FIR लिखने के लिए आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा। आप उस पोर्टल पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट लिख सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं कि हरियाणा ईज ऑफ लिविंग में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर देश में 3रे नंबर पर खड़ा हो गया है हरियाणा। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे जुझारू अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। अगर मैं बात करूं मंडल की बैठक, तो आपने एक दिन में 307 मंडलों में
22,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक एक साथ ली, इसको भी हमारा एक तरीके से हम इसको रिकॉर्ड मानते हैं। उसी तरीके से अटल जयंती पर आपने बूथ लेवल पर 19,667 हरियाणा अटल जयंती के रूप में आपने उसको सेलिब्रेट किया और इसमें 16,000 बूथ पर यह कार्यक्रम हुआ। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा बोलेगा जय हिंद घोष, इस कार्यक्रम को भी आपने बहुत सुचारू रूप से किया और इसमें लगभग 4 लाख कार्यकर्ता एक साथ जुड़े, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने नव मतदाता सदस्यता अभियान में 2,40,000 नए लोगों को जोड़ा है और आपका टारगेट 4 लाख का है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मिलकर आने वाले 3 महीने में ये 4 लाख टारगेट पार कर जाइए, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसी तरीके से हमारे मंत्री लोग जो प्रदेश के मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है और हरियाणा को अग्रसर करने में, फिर चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, हमारे राव इंद्रजीत जी हो, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हो, हमारे प्रदेश के दोनों मंत्री हो, सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ हरियाणा को आगे बढ़ाया। मैं अगर आपको ये बताने लगूं तो शायद शाम हो जाएगी और मैंने जो आंकड़े आपको बताए, बहुत से आंकड़े ऐसे होंगे जो आपने सुने नहीं होंगे। मैं चाहूंगा कि यह हरियाणा की जनता को जाके बताइए, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, हम कुर्सी को घेरने नहीं आए हैं, हम कुर्सी से चिपकने नहीं आए हैं, हम कुर्सी के माध्यम से हरियाणा और देश की तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं। इस बात के लिए हम आए, यह हमारा उद्देश्य है। और इसलिए मैं जहां आज कार्यालय के उद्घाटन के लिए आपको बधाई देता हूं, मुझे आपने इसमें शरीक किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। वहीं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य आपको मिला है, इस सौभाग्य को संजो के रखना और वैचारिक पृष्ठभूमि पर हमारे नेताओं ने जो काम बढ़ाया है मोदी जी के नेतृत्व में, उस काम को आगे बढ़ाने में कोई कसर मत छोड़ना, यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि हम भाग्यशाली हैं तो सिर्फ भाषण के लिए नहीं कहता हूं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी रह गई है। बाकी सारी पार्टियां या तो क्षेत्रीय पार्टी रह गई है या परिवार की पार्टी बन गई है, ये याद रखिए। आप बोलोगे क्या बोलते हैं हमारे अध्यक्ष? मैं आपके सामने भारत का नक्शा रख देता हूं। जम्मू कश्मीर पीडीपी परिवार की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी, हरियाणा परिवार की पार्टी, लोग अभय अजय जोगी, आप जैसे भी आप आगे बढ़िए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किससे हमारी टक्कर हुई? परिवार की पार्टी। आप बिहार जाइए, आरजेडी लालू की पार्टी, परिवार की पार्टी। आप बंगाल जाइए, टीएमसी ममता परिवार की पार्टी। आप असम जाइए, कांग्रेस गगोई कांग्रेस परिवार की पार्टी बन गई। आप बीजू जनता दल जाइए, एक व्यक्ति की पार्टी। आप नीचे उतरिए, टीएसआर वाईएसआर की पार्टी परिवार, जगनमोहन की पार्टी परिवार की पार्टी, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की परिवार की पार्टी। आप तेलंगाना जाइए, चंद्रशेखर राव की पार्टी टीएसआर परिवार की पार्टी। आप डीएमके से देखिए, तमिलनाडु में परिवार की पार्टी। आप महाराष्ट्र जाइए, शिवसेना परिवार की पार्टी है। आप महाराष्ट्र जाइए, एनसीपी परिवार की पार्टी है। और जहां तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सवाल है, न ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, ये 2 प्रदेशों में सीमित रह करके रह गई है, और न ही ये कांग्रेस रह गई है, ये भाई बहन की पार्टी हो गई है। इससे ज्यादा यह भी नहीं है। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि कमल के नीचे कमल के साथ हमें खिलने का मौका मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि कमल के साथ चलते हुए देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व के नेता के रूप में स्थापित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। ये हमारा सौभाग्य है।
इसलिए इस सौभाग्य को संजो करके पार्टी के काम में दिन रात एक करके लगना, ये आपसे मैं अपील करने आया हूं, ये आपसे निवेदन करने आया हूं। और मैं साफ लोगों को बोलता हूं, इसलिए मत देना हमको वोट कि दूसरे आपको अच्छे नहीं लगते हैं। हमें वोट इसलिए देना कि हम अच्छे हैं और हम लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए हमको वोट देना। मित्रों, आज पुनः आपको मैं इसके लिए बधाई देता हूं, इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए। और आप आगे बढ़िए, हरियाणा को आगे ले जाइए, अग्रसर करिए। हमारा हरियाणा सबसे अच्छा, इस तरीके की बात को लेकर के आप आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।